हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की थर्ड क्लास। अभी से पहले सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लासेस हमने की है। तीन ही क्लास, दो ही क्लासेस हुई हैं इससे पहले हमारे पास। देखो, कल तक की जो क्लास में हमने पढ़ा टॉपिक, कल तक की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। सेक्शन 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन 1 हमने कंप्लीट कर लिया। बेयर में से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसे पढ़ना है। सेक्शन 2 की डेफिनेशंस हमने स्टार्ट की थी। आपको बताया कि हर एक्ट को करने का एक तरीका होता है। ये जैसे हमने अगर सीआरपीसी बीएनएस से स्टार्ट किया, या हमने आईपीसी या बीएनएस जब हम कर रहे थे उसमें डेफिनेशन सारी नहीं पढ़ी एक साथ। पहले हम टॉपिक करते जा रहे थे, जो जिससे रिलेट हो रहा था उसको पढ़ते रहे। बट बीएनएस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सॉरी बीएसए में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले हमें ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। जैसे कल की क्लास में आपने फैक्ट्स के बारे में समझ लिया। दो तरह के फैक्ट्स होते हैं, फिजिकल फैक्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट भी होते हैं। मैंने देखा किसी को कि वो मर्डर कर रहा है, ये क्या है? फिजिकल फैक्ट है। मैंने देखा कि उसने गन से उसका मर्डर किया, फिजिकल। यानी कि दोज फैक्ट्स विच कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, जो हमारी सेंसेस से हम परसीव कर सकते हैं, वो फिजिकल फैक्ट हो गए। और विच आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सेंसेस, लाइक इंटेंशन क्या है सामने वाले की, गुड फेथ में किया या ये नहीं किया, इन चीज़ों को देखा तो नहीं जा सकता, फील तो नहीं किया जा सकता। तो इसको तो हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ इसको हमने कहा कि ये हो जाएंगे हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। ये कल की क्लास में हमने फैक्ट पढ़ लिया था। आपको एक और चीज मैंने कल की क्लास में बताया कि फैक्ट दो तरह से होते हैं अगर उसको हमें डिवाइड करना है। एक होता है हमारे पास फैक्ट्स इन इशू, यानी कि मटेरियल फैक्ट, जिसको हम कहते हैं सिविल साइड पे अगर बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा? इश्यूज। क्रिमिनल साइड पे बात की जाए, चार्जेस, जिसके बेसिस पे सामने वाले की लाइबिलिटी डिसाइड होनी है। फिर हमने पढ़ा एक होता है रेलेवेंट फैक्ट्स। एक फैक्ट्स इन इशू हो गया, मेन फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट्स। एक हो गया रेलेवेंट फैक्ट्स। रेलेवेंट फैक्ट्स मतलब जो एविडेंशरी फैक्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, कल भी आपको लिखवा दिया था, एक्स ने वाई का मर्डर किया। क्या एक्स ने वाई का मर्डर किया है? ये क्या है? ये मटेरियल फैक्ट है। बिकॉज इस फैक्ट को जब आप डिटरमाइन करोगे तो सामने वाले की लाइबिलिटी यहां से समझ आ रही है। फैक्ट्स को हमने दो तरह से डिवाइड किया कल की क्लास में। एक हमने कहा कि जो फैक्ट है या तो वो होगा मेन फैक्ट, फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू, या फिर इसको हम मटेरियल फैक्ट भी कह रहे हैं। एक्स ने वाई का मर्डर किया, तो जब हम ये चीज चेक कर रहे हैं वेदर एक्स किल्ड वाई, तो ये क्या है? ये मटेरियल फैक्ट है, मेन फैक्ट है। इसके इसके रिगार्डिंग एविडेंस दिया जा सकता है। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए जो भी फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे, यानी कि जो भी फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे या जिन फैक्ट्स का रिलेशन है फैक्ट्स इन इशू के साथ, उसको हम कहते हैं रेलेवेंट फैक्ट। यहाँ पे हम लीगल रेलेवेंसी की बात कर रहे हैं, यानी कि सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 तक जितने भी फैक्ट्स वो कवर कर रहा है वो सभी क्या होंगे? लीगल रेलेवेंसी रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या एक्स ने वाई का मर्डर किया, ये तो कौन सा है? मैटर इन इशू है। अब हम साथ में कह रहे हैं कि एक्स ने देखा कि वाई मर्डर करने के बाद वहां से भाग रहा था, तो ये क्या है? ये इस चीज से, इसके मर्डर करने से रिलेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रेलेवेंट फैक्ट। जो वेपन था वो सीन ऑफ क्राइम से मिला, नाइफ मिला वहां से जिस पे ब्लड लगा हुआ था। अब वो जो वेपन ऑफ द ऑफेंस है वो क्या हो जाएगा? रेलेवेंट, क्योंकि वो मेन फैक्ट को प्रूव करने के लिए रेलेवेंट हो रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ तक का टॉपिक हमने कल की क्लास में कर लिया था, आपको समझ आ गया होगा फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है। लेटर ऑन जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो बार बार ये टर्म्स यूज होंगे। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन में, यानी कि आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन में ख़त्म नहीं होगी, कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे, 2 से 3 क्लासेस लग जाएगी इसको करवाने में। बट इतना इम्पॉर्टेंट है, टाइम एंड अगेन पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखना, कम से कम 4 या 5 बार ही यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको।
एविडेंस की जो टर्म है वो तो वैसे इतने में, देखो डेफिनेशन इतने में ही खत्म हो रहा है, बट यहाँ पे जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो डिटेल में जाएंगे कि कितने तरह के हमारे पास एविडेंसेस होते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ एविडेंसेस क्या क्या है, किस तरह से एविडेंसेस की एप्रिसिएशन होती है। वो एप्रिसिएशन क्या होती है स्टार्टिंग की क्लास में आपको हल्का सा बताया था, बट यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट टॉपिक की एविडेंस होता क्या है। आपको याद होगा जब हम क्रिमिनल साइड पे बीएनएसएस यानी कि सीआरपीसी पढ़ते हैं या जो पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर की 3 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज इन्वेस्टिगेशन, दूसरी स्टेज इंक्वायरी एंड तीसरी स्टेज ट्रायल। ये 3 स्टेजेस होती हैं किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में। क्रिमिनल लॉ स्टार्ट कब होता है? जब एफआईआर लिखी जाती है, सीआरपीसी में पढ़ते हैं। एंड कब होगा? जब जजमेंट आएगी। जजमेंट किस चीज की? एक्विटल की या फिर कन्विक्शन की। यानी कि एफआईआर से स्टार्ट हुआ, ऑफेंस से स्टार्ट हुआ, उस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन हुई, इंक्वायरी हुआ, ट्रायल हुआ, लास्ट में एक्विटल और कन्विक्शन हो जाएगा। आपको याद होगा, ध्यान से सुनना, अगर नहीं भी पता तो फिर भी वैसे सुन लेना। जो इन्वेस्टिगेशन होता है इट इज डोमेन ऑफ पुलिस, पुलिस इसको करती है। ये इंक्वायरी और ट्रायल कौन करेगा? ये कोर्ट करेगी, यानी कि मैजिस्ट्रेट करेगा। ये कौन कर रहा है? पुलिस कर रही है। अब ध्यान से सुनना जो आपको बता रहा हूँ। कोर्ट का काम तो यहां से शुरू हो रहा है, इस स्टेज से पहले पुलिस का रोल है। अगर हम एविडेंसेस की बात करें, आप देखिए जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज है इसका पर्पस क्या होता है बताइए? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इसका पर्पस क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ये इसका पर्पस क्या है इंक्वायरी स्टेज का? प्राइमा फेसाई, प्राइमा फेसाई केस एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। और ट्रायल का क्या पर्पस होता है हमारे पास? टू डिसाइड बिटवीन एक्विटल और कन्विक्शन, कन्विक्शन और एक्विटल के बीच में डिसाइड करना। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली जो टर्म हमने यहाँ पे यूज की है वो है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कलेक्शन किस चीज की कलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे? एविडेंस की कलेक्शन की बात हो रही है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, जब एफआईआर लिखी जाती है ना, पुलिस क्या करेगी? सीन ऑफ क्राइम पे जाएगी। वहां पे जो विटनेसेस प्रेजेंट होंगे, कोई आई विटनेस होंगे या कोई और विटनेस है, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके एक एक चीज को केस डायरी पे लिख लिया जाता है। आपको याद होगा अगर आपने सीआरपीसी डिटेल में पढ़ा है, केस डायरी करते हुए हमने ये चीज पढ़ी होती है कि जो केस डायरी है इट इज नॉट एन एविडेंस, इट ओनली एड्स द मैजिस्ट्रेट। ये सिर्फ मैजिस्ट्रेट को हेल्प करता है, ये कोई एविडेंस नहीं है। बट जब हम इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं वहां पे हम थ्रू आउट यही पढ़ते हैं कि जो पर्पस है इसका क्या है? एविडेंस कलेक्ट करना है। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या ये जो एविडेंसेस हमने इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे कलेक्ट किए, ये इंक्वायरी या ट्रायल स्टेज पे भी एविडेंसेस रहने वाले हैं? क्या यही एविडेंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो एविडेंस हमने इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे कर रही है? यहाँ पे हमने वेरियस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। 180 सेक्शन बीएनएसएस में, यानी कि सीआरपीसी का 160 वन सेक्शन में हम बयान नोट करते हैं। इसके अलावा कोई वेपन वगैरह डिस्कवरी कर लिया, वेपन रिकवर कर लिया, वो सारे क्या हो रहे हैं? एविडेंस। क्या ये एज इट इज जो एविडेंस यहाँ पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं, कोर्ट में भी वही एविडेंस को एविडेंस कहेंगे? आंसर इज नो। आंसर इज नो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एविडेंस का मतलब, जब हम एविडेंस लॉ पढ़ रहे हैं ना, देखिए जो इन्वेस्टिगेशन में थ्रू आउट पुलिस ने कलेक्शन किया है ना, ये सिर्फ मैजिस्ट्रेट को एक रास्ता दिखाने के लिए होता है। आप खुद से सोच के चलिए, कोई क्राइम हो गया और बिना इन्वेस्टिगेशन के आपके पास डायरेक्ट आ गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या करना क्या है, इसमें हुआ क्या है? जब तक उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा। अगर कंप्लेंट केस भी है तब भी तो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इसी पर्पस के लिए करते हो ना आप, कि आपको पता लग पाए चीजें। तो ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ किस लिए की जाती है? टू फैसिलिटेट द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट को एड करने के लिए, हेल्प करने के लिए, कि कल को जब मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी करनी है या ट्रायल करना है, चार्जेस फ्रेम करने हैं,
वेरियस स्टेजेस में इसको रेफर कर पाए। सिर्फ रेफर किया जा रहा है, ये एविडेंस नहीं है। जो हम इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर जो हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, उसके अकॉर्डिंगली वी हैव नंबर ऑफ जजमेंट्स, हालांकि उस सेक्शन में नहीं लिखा हुआ है। सेक्शन 2E में आपको एविडेंस डिफाइन किया हुआ है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में दिया होता था। सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है मेजर, हल्का सा एक छोटा सा चेंज है, ना भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब उसके अकॉर्डिंगली वो कह रहे हैं कि जो हमने इस स्टेज पे, कौन सी स्टेज पे, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे, भले ही वो एफआईआर है, भले ही वो किसी 180 की स्टेटमेंट्स है, भले ही वो केस डायरी क्यों नहीं है, इट इज नॉट एन एविडेंस फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रायल। एविडेंसेस वो होते हैं जो कोर्ट के सामने रिकॉर्ड किए जाते हैं। एविडेंसेस क्या होते हैं? जो कोर्ट के सामने रिकॉर्ड किए जाते हैं। कल को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स जजमेंट्स हमारे पास आई हैं कि एविडेंस का मतलब है, अगर आपको ओरल एविडेंस करवाना है तो एग्जामिनेशन इन चीफ यानी कि बिफोर द कोर्ट। हम आगे चल के डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। एविडेंस का मतलब है उस विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन करना, एविडेंस का मतलब है उससे री एग्जामिनेशन करना। आप अभी के लिए सिर्फ सिंपल इतना याद रखो, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जिस चीज को हम कह रहे थे कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इट इज नॉट एन एविडेंस फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस। यहां पे तो हमारे पास एविडेंस सिर्फ वो होंगे जो कोर्ट के सामने दिए होंगे। कोर्ट के सामने अगर कोई एविडेंस हो रही है वो एविडेंस है, इसके अलावा कुछ भी एविडेंस नहीं है। अब ये क्वेश्चंस आपको क्यों जरूरी होंगे, क्यों पता रहने चाहिए कि ये एविडेंस है भी है या नहीं है? हमारे पास सीआरपीसी में, जब सीआरपीसी हुआ करता था, सेक्शन 319 एक सेक्शन हुआ करता था। बीएनएसएस का देख लेना, मेरे ख्याल से 348 के आसपास का सेक्शन होगा, चेक कर लो एक बारी। 319 को क्या बना दिया है, अब सेम ही सेक्शन है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है हमारे पास 319 ऑफ सीआरपीसी, उसमें क्या लिखा हुआ है आपको? उसमें एडिशनल प्रोसिक्यूशन के बारे में दिया है। हमने अभी किया नहीं है वो, बट मैं आपको सिर्फ इसलिए रिलेट कर रहा हूं क्योंकि जब नंबर ऑफ टाइम्स एविडेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया ना कि क्या ये एविडेंस है भी है या नहीं है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपसे पूछा जा सकता है सीआरपीसी से इसको रिलेट करके, क्या है पहले वो देखिए, सेक्शन 309 एडिशनल प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन क्या होता है? किसी के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स प्रोसिक्यूट करना। 58 है, 48 नहीं है, 58 है ये, ठीक है। एडिशनल प्रोसिक्यूशन, किसी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। सपोज कीजिए एक एफआईआर लिखी गई, एफआईआर के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट जब आया, यानी कि पुलिस रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, चालान जिसको हम कह रहे हैं, पुलिस कहती है मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, इन तीनों ने क्राइम किया हुआ है। अब मैजिस्ट्रेट साहब को क्या करना है? कॉग्निजेंस लेना है। इंक्वायरी स्टार्ट हो गई ना, मैजिस्ट्रेट साहब ने इन तीनों के अगेंस्ट ले लिया कॉग्निजेंस। ट्रायल शुरू हो जाएगा, उसके बाद ट्रायल भी तो शुरू होगा। अब इन तीनों का, ए बी सी का क्या हो गया? ट्रायल शुरू हो गया। और जैसे ही ट्रायल शुरू हुआ, ध्यान से सुनना, मैजिस्ट्रेट साहब जब डॉक्यूमेंट्स का परयूजल कर रहे थे तो उनको समझ आता है, ये वाले डॉक्यूमेंट्स, ये वाले डॉक्यूमेंट्स का जब परयूजल कर रहे थे उनको समझ आता है कि यहाँ तो मिस्टर एक्स भी इन्वॉल्व है, यानी कि सिर्फ ए बी और सी ने ये क्राइम नहीं किया हुआ, इसमें तो मिस्टर एक्स की भी इन्वॉल्वमेंट है। पुलिस ने तो इसको एक्यूज्ड ही नहीं बनाया, और जब कॉग्निजेंस लिया गया तब भी इसको नहीं इंक्लूड किया गया। तो अगर लेटर ऑन इसके अगेंस्ट कुछ एविडेंसेस मिल रहे हैं, या सपोज उस समय नहीं भी थे, बाद में कुछ एविडेंसेस मिले, तो क्या उस एक्स को उसी उसमें एडिशनली प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? आंसर इज यस, किया जा सकता है। देखिए, इनिशियली हमने 3 लोगों के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट की, लेटर ऑन कोर्ट को पता चलता है ये 3 नहीं, ये तो 4 थे, चौथे को यहाँ पे नामजद नहीं किया गया, यानी कि उसका एक्यूज का नाम ही नहीं यहाँ पे लिखा गया, बट वो भी एक्यूज होना चाहिए था। तो लेटर ऑन जब इसको ऐड करना है तो इसको हम एडिशनली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 319। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन। मैंने जब पहली बार इंटरव्यू दिया था, पंजाब जुडिशियल सर्विसेज का इंटरव्यू था,
फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा। जाके बैठा और जस्टिस जो थे उन्होंने एक प्रोपोजिशन मुझे दिया दैट वाज बेस्ड ऑन 319। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो 319 है ना, हम सिर्फ इतना ही पढ़ के जाते हैं कि एडिशनल प्रोसिक्यूशन क्या होता है, बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। मैंने झट से उनका क्वेश्चन भी नहीं ख़त्म होने दिया, मैंने आंसर किया कि ये तो 319 एडिशनल प्रोसिक्यूशन है। बस उनको हो गया कि अच्छा, मेरे को क्वेश्चन भी नहीं ख़त्म करने दिया। तो कम से कम एडिशनल प्रोसिक्यूशन में से 10 to 15 क्वेश्चन उन्होंने फर्दर पूछे। और ये आप तब आंसर कर पाओगे जब आपने डिटेल में उस चीज़ को पढ़ा होगा। तो मैंने तो नहीं पढ़ा था, कोई पढ़ के भी नहीं जाता है। जुडिशरी के एग्जाम वैसे है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आपको आता है, बट आपको पता है मेंस में 2 पेज ही तो भरने हैं 10 नंबर के लिए, वो तो वैसे भी भर देंगे, 2 केसेस याद रखे हो गया। बट ऐसा नहीं, जैसे हम सीआरपीसी में अदर साइड पे जब हम एफआईआर वाला पुलिस केस की बात कर रहे हैं या कंप्लेंट केसेस की बात कर रहे हैं, अब आपको डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है, तो जब 319 या 358 भी हम पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने पढ़ लिया था उसके बाद, उस समय तक तो नहीं, बट उसके बाद मैंने पढ़ लिया था, समझ आ गया कि नहीं डिटेल में पढ़नी होती हैं चीज़ें। तो आपको वो मिस्टेक तो नहीं करनी है। अब ये आपको अभी सिर्फ इतना समझ आया है कि अगर 3 लोगों के अगेंस्ट हमने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट किया हुआ है, लेटर ऑन हमें फोर्थ भी पता लगता है, कोर्ट को लगता है ये फोर्थ पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो उस फोर्थ वन को भी एडिशनली प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। अब ध्यान से सुनना, 319 सेक्शन यानी कि 358 बीएनएसएस का जब हम पढ़ते हैं, वहां पे ये लिखा हुआ है एडिशनल प्रोसिक्यूशन तब की जा सकती है जब आपको ये चीज पता लगे एविडेंस बिफोर द कोर्ट। जो एविडेंस बिफोर द कोर्ट है उससे कोर्ट को ये पता लगता है कि इस एक्यूज्ड की भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं होना चाहिए, मोर देन प्राइमा फेसाई होना चाहिए। वो पढ़ेंगे हम डिटेल में जब वो पढ़ेंगे। आप ये समझिए, एविडेंस बिफोर यू, एविडेंस बिफोर कोर्ट अगर ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये फोर्थ पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, तो एडिशनली प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। किस बेसिस पे एडिशनल प्रोसिक्यूशन कर रहे हो आप? एविडेंस बिफोर कोर्ट, कोर्ट के सामने जो एविडेंसेस हैं उस बेसिस पे हम इसकी एडिशनल प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं। नाउ नंबर ऑफ टाइम्स रिसेंटली 2019 में लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठी लैंडमार्क जजमेंट आती है हमारे पास, हरदीप सिंह का केस हम पढ़ेंगे इसके ऊपर। डाउट ये हुआ कि व्हाट इंक्लूड्स इन दिस एविडेंस, ये जो एविडेंस की हम बात कर रहे हैं, क्या ये एविडेंस जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो सिर्फ इंक्वायरी या ड्यूरिंग ट्रायल में जो हमने एविडेंस रिकॉर्ड किए हुए हैं वो एविडेंस है, या फिर वो एविडेंस वो भी हैं जो हम इन्वेस्टिगेशन में होते हैं, जो पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं? आपके अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग में आंसर बता दिया ना आपको। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो हमने रिकॉर्ड किए हैं दैट इज नॉट एविडेंस बिफोर, नॉट रिकॉर्डेड बिफोर द कोर्ट, तो ये एविडेंस नहीं होगा। एविडेंस तो सिर्फ वो होंगे जो ड्यूरिंग दी ट्रायल रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो आपको अब इसको भी पढ़ेंगे हम डिटेल में, इसके अलावा और भी जजमेंट्स पढ़ेंगे। कंक्लूजन क्रक्स सिर्फ इतना याद रख लेना, एविडेंस का मतलब एविडेंस लॉ में होता है जो एविडेंसेस हमने ड्यूरिंग बिफोर द कोर्ट रिकॉर्ड किए हैं। बस ड्यूरिंग ट्रायल बिफोर द कोर्ट अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एविडेंस को, उसको हम कहेंगे एविडेंस। अगर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने या किसी ने रिकॉर्ड किया हुआ एविडेंस, वो एविडेंस नहीं है, वो तो सिर्फ कोर्ट की हेल्प करने के लिए, एड करने के लिए। वो अलग बात है उन्हीं एक्यूज्ड, उन्हीं पर्सन्स का जिनका यहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, कोर्ट में दोबारा से स्टेटमेंट होता है उनका, एग्जामिनेशन इन चीफ। प्रोसिक्यूशन साइड क्या करेगी, स्टेट क्या करेगी, इनको कोर्ट में लिस्ट ऑफ विटनेस देनी होती है, इनको ही विटनेसेस बनाया जाएगा। अब इनका दोबारा से कोर्ट में विटनेस होगा, तो जब दोबारा से कोर्ट में विटनेस हो रहा है उसके ऊपर रिलाय करके तो आप एडिशनल प्रोसिक्यूशन कर सकते हो। बट जो उनकी स्टेटमेंट्स 180 में रिकॉर्ड हुई थी, जो पुलिस ने रिकॉर्ड किया, उस पे वो दैट इज नॉट एविडेंस, उस पे रिलाई करके आप एडिशनल प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते हो। तो एविडेंस का मतलब सिर्फ इतना क्रक्स याद रख लेना, भले ही सीआरपीसी के सेक्शन या नहीं याद हो रहे छोड़ दो, जब डिटेल में करेंगे तब तो समझ आ ही जाएगा कि जो एविडेंस हमने
बिफोर द कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल रिकॉर्ड किए हैं उसको कहते हैं एविडेंस। जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने रिकॉर्ड की है वो एविडेंस नहीं है फॉर दिस पर्पस। इसको डिटेल में करेंगे अभी। इससे पहले एक बारी बेयर में देखिए, बेयर एक्ट सेक्शन 2E निकाल लेना आप। आपको डेफिनेशन दिया हुआ है किसका? पहले सेक्शन 3 में हुआ करता था, सेक्शन 3 ABC कुछ नहीं था, 3 में सारे एज इट इज दिए हुए थे, कोई सब सेक्शन नहीं था। एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 में सभी चीज़ों की डेफिनेशन थी। अभी हमारे पास स्पेसिफिकली सेक्शन 2E में दिया हुआ है। ध्यान से सुनना। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, वो कह रहा है एविडेंस का मतलब ये है और एविडेंस में ये इंक्लूड रहेगा। बेसिकली इंक्लूसिव डेफिनेशन हमें बता रहा है कि एविडेंस में ये चीजें इंक्लूड होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखते हुए हम जजमेंट्स लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स ये हेल्ड किया है कि दिस डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एविडेंस का मतलब जो यहां पे हमें दिया है दिस इज एविडेंस, इसकी इंटरप्रिटेशन की है वो अलग बात है, बट इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं हो सकता। और इसके 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 अकॉर्डिंगली एविडेंस क्या है? देखिए, एविडेंस मींस ऑल स्टेटमेंट्स, वो सभी स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली। पहले इलेक्ट्रॉनिकली नहीं था ना, अब आप तीनों लॉ में, नए लॉ में जहां पे भी पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एविडेंस बना दिया गया है। आप कोई भी स्टेटमेंट भले ही इन पर्सन दे रहे हो या फिर इलेक्ट्रॉनिकली कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, कहां पे ध्यान से देखना, विच द कोर्ट परमिट्स, विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्ट परमिट कर रहा है या कोर्ट ये रिक्वायर कर रहा है कि मेरे सामने आके ये स्टेटमेंट दीजिए, भले ही वो स्टेटमेंट आप वो स्टेटमेंट इन पर्सन दे रहे हो या फिर इलेक्ट्रॉनिकली दे रहे हो, बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दे रहे हो। कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दिया ना आपने, तो वो स्टेटमेंट इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी एंड सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। यहाँ पे दो तरह के एविडेंस को कवर कर रहा है। जो सबसेक्शन 1 है इसको क्या कह रहे हैं? ओरल एविडेंस। ये प्रीलिम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एज इट इज ये वर्डिंग लिखी होगी और बोलेगा बताइए कि ये ओरल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री है, बोथ है या क्या है। नाम से समझ आ रहा है ओरल का मतलब क्या हुआ, जो हम कह रहे हैं। ओरल एविडेंस का मतलब हुआ मैं कोर्ट के सामने जाता हूं और मैंने कोर्ट को बताया कि जज साहब मैं इस दिन यहाँ पे प्रेजेंट था, मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक्स ने वाई का मर्डर कर दिया, उसके हाथ में गन थी और मर्डर करने के बाद वो इस रास्ते से भाग गया। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? ओरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। किसको दे रहा हूँ? बिफोर कोर्ट। तो ये जो ओरल स्टेटमेंट, वो अलग बात है कि कोर्ट इस स्टेटमेंट को क्या करेगा? रिड्यूस टू राइटिंग कर लेगा। बट मैंने तो ओरल दिया ना उनको, दैट ओरल स्टेटमेंट हैज बीन रिड्यूस टू राइटिंग। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स कोर्ट को दी जाती है, भले ही इन पर्सन या फिर स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, अब ये ऐड हो गया है, विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय द विटनेस, यानी कि विटनेस जो भी स्टेटमेंट कोर्ट को दे रहा है इन रिलेशन टू द मैटर्स ऑफ फैक्ट। किसके रिलेशन में? मैटर्स ऑफ फैक्ट। मैटर्स ऑफ फैक्ट मतलब फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू से रिलेटेड मैं जो भी स्टेटमेंट कोर्ट में दे रहा हूं अंडर इंक्वायरी एंड सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। यानी कि वो मैटर इन फैक्ट्स जो इंक्वायरी में है, यानी कि कोर्ट के सामने जा चुके हैं, उससे रिलेटेड मैं जितनी भी स्टेटमेंट्स कोर्ट में दे रहा हूं उसको हम कहते हैं ओरल स्टेटमेंट्स, यानी कि ओरल एविडेंस। आपको एविडेंस में से पहली चीज पता लग गई, कौन सा एविडेंस? ओरल एविडेंस। सेकंड देखिए, दिस इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सोचिए, मैंने एविडेंस लॉ तो क्रिमिनल और सिविल दोनों में अप्लाई होता है ना, एविडेंस लॉ सिविल और क्रिमिनल दोनों में अप्लाई हो रहा है। मैंने कोर्ट के सामने मैंने कहा कि सपोज कीजिए मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट किया था, मैंने शुभानी के साथ एक एग्रीमेंट किया कि मैं अपनी गाड़ी आपको सेल कर दूंगा, और बाद में मैंने ब्रीच कर दिया उस एग्रीमेंट का। अब ये कोर्ट में मेरे ऊपर केस कर रही है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए।
तो अब कोर्ट में ये कह रही है कोर्ट को कि लीजिए जज साहब, दिस इज द कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो हमारे बीच में हुआ था। अब ये कुछ कह नहीं रही है, कोई विटनेस जाके ओरली वहां पे स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। अब तो वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने रखा जा रहा है ना। तो जब डॉक्यूमेंट इटसेल्फ कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिक, वैसे पहले डिजिटल यहाँ पे नहीं हुआ करता था, अब डालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इटसेल्फ इंक्लूड्स डिजिटल रिकॉर्ड्स। डिजिटल रिकॉर्ड क्या होता है? किसी की व्हाट्सएप चैट, किसी का पीडीएफ फाइल डिजिटली जो स्टोर किया जा सकता है वो डिजिटल रिकॉर्ड हो गया। जो इलेक्ट्रॉनिक, ये बेसिकली कंप्यूटर की टर्म्स है ना, आईटी एक्ट पढ़ोगे उसमें फिर भी थोड़ा सा दिया हुआ है। कंप्यूटर्स में क्या होता है, बाइनरी सिस्टम होता है, बट उस कोड्स पे हम नहीं जाएंगे इतनी डिटेल में। आप सिंपल याद रखिए, कोई भी डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक हालांकि हल्का सा वाइडर टर्म है उससे। तो भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में है वो डॉक्यूमेंट, भले ही वो डिजिटल रिकॉर्ड में है, व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड फॉर द inspection of the court and such document are called documentary evidence। मैंने शुभानी से कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट की हार्ड कॉपी इसके पास पड़ी हुई है, कोर्ट में उसने वो हार्ड कॉपी दे दिया, इट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बट सपोज कीजिए जब मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्यूटर से किया, मतलब मैंने मेल किया, इसको ऑफर किया मेल से, इसने एक्सेप्टेंस दिया मेल से, ईमेल से इसने रिवर्ट किया। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ना, इसके पास डिजिटल फॉर्म में है ना, डिजिटल फॉर्म में है। तो ये डिजिटल रिकॉर्ड भी जब वो कोर्ट के सामने लेके जा रही है, इट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। तो ये मत सोचना कि हार्ड कॉपी ही होनी चाहिए, डिजिटल रिकॉर्ड है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो जब डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंगली, ध्यान से सुनना, इसके अकॉर्डिंगली एविडेंस हमारे पास दो तरह के होते हैं। पहला है ओरल एविडेंस, दूसरा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस का मतलब ये हुआ, कभी भी कोई विटनेस कोर्ट में जाके, कभी भी कोई विटनेस कोर्ट में जाके जो स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दे रहा है, कह रहा है, आइदर इन पर्सन या फिर इलेक्ट्रॉनिकली, किसी भी तरह से जो वो स्टेटमेंट दे रहा है कोर्ट के सामने, उस स्टेटमेंट को हम कहेंगे ओरल स्टेटमेंट या ओरल एविडेंस। दूसरा, वो नहीं कुछ कह रहा है बट वो कोर्ट में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये डॉक्यूमेंट क्या होता है? हमने हालांकि आईपीसी बीएनएस करते हुए डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे फिर हम फर्दर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। कोई भी मैटर किसी चीज पे प्रिंट होता है, हमने पढ़ा हुआ है ना, मार्क फिगर, है ना, लेटर्स मार्क्स फिगर्स, वो भी सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी मिलेगी आपको। मैंने किसी चीज पे कुछ भी लिख दिया, इट इज अ डॉक्यूमेंट। जरूरी नहीं है कि वो पेपर के ऊपर ही लिखा होना चाहिए, किसी भी चीज के ऊपर कुछ भी लिख दिया, इट इज अ डॉक्यूमेंट। और जब वो रिटर्न डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट के सामने उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब आप समझिए ध्यान से, जो ये एविडेंस एक्ट है इसमें तो सिर्फ इसने दो टर्म्स में इसको डिफाइन कर दिया कि जो एविडेंस है हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है ओरल एविडेंस, एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसके अलावा कोई तीसरी टर्म ही नहीं है। अब इसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया, कुछ ज्यूरिस्ट ने कहा कि दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन बिकॉज ये सिर्फ एक इंक्लूसिव डेफिनेशन बता रहा है, इसके अलावा एविडेंस में तो बहुत सारी चीजें आती है। बट हम ज्यूरिस्ट की ओपिनियन से तो नहीं चलेंगे, हम तो किससे बाउंड है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन से। अभी करते हुए हम नंबर ऑफ जजमेंट्स इसके ऊपर लिखेंगे, जिसमें टाइम एंड अगेन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो एविडेंस टर्म है इट इज वेरी वाइड टर्म। ये जो कोड है हमारे पास कंप्लीट कोड है, इसमें जो एविडेंस, एज फार एज द टर्म एविडेंस इज कंसर्न्ड, भले ही यहाँ पे दो तरह के एविडेंस आपको दिए हुए हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, बट ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इटसेल्फ कंटेन्स अदर फॉर्म्स ऑफ एविडेंसेस। वो इम्प्लाइड है कि अगर हम बात करें डायरेक्ट एविडेंस की, अगर हम बात करें
पॉजिटिव एविडेंस की, नेगेटिव एविडेंस की। अगर हम बात करें सर्कमस्टांशियल एविडेंस की, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस है, आगे चल के हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एविडेंस में। वो सभी या तो ओरल में इंक्लूड हो जाएंगे या डॉक्यूमेंट्री में इंक्लूड हो जाएंगे, तो वो सभी एविडेंसेस इम्प्लाइडली इसमें इंक्लूडेड है। तो ये कोई इनकम्प्लीट डेफिनेशन नहीं है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। अब एक चीज ध्यान से सोचना, जब हम इस एविडेंस की डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बिफोर इट। यानी कि जो एविडेंस हमें यहाँ पे, जो हम कोर्ट के सामने एविडेंस देते हैं ना, बिफोर द कोर्ट, उसी को एविडेंस यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस को कोई स्टेटमेंट किसी भी तरह का कुछ भी दिया हुआ है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एविडेंस। एक क्राइम होता है, मर्डर होता है सपोज, पुलिस क्या करेगी, सीन ऑफ क्राइम पे जाएगी। अब सीन ऑफ क्राइम पे उसने देखा कि वहां पे इंदर खड़ा हुआ है, और इंदर ने कहा उस इंदर से पूछा गया, इंदर कह रहा है कि हाँ मैंने देखा है मर्डर होते हुए, हिमांशु ने मारा था और भाग गया उसको मारने के बाद। तो इसने वो बयान पूरा पुलिस को लिखवा दिया, पुलिस ने सेक्शन 180 ऑफ बीएनएसएस में उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब कल को जब चार्जशीट आती है, कोर्ट के सामने वो मैटर आता है, जो ये इंदर ने स्टेटमेंट दिया था ना यहाँ पे, इट इज नॉट एविडेंस, ये एविडेंस नहीं है। प्रोसिक्यूशन, जितने भी ऑफेंसेस हैं वो स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस होते हैं। पब्लिक, जिसको पीपी कहते हैं, आपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो प्रोसिक्यूशन इंदर को क्या बनाएगा, गवाह बनाएगा, वहां पे विटनेस बनाएगा। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसको जो भी चीजें रेलेवेंट लगेगा ना कि इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, उसको बना लेगा विटनेस। कोर्ट में सबमिट करेगा लिस्ट ऑफ विटनेस। जब कोर्ट में ट्रायल चलेगा, एग्जामिनेशन इन चीफ की बारी आएगी, तब इंदर को वापस कोर्ट में बुलाया जाएगा। और उस समय जब ये स्टेटमेंट देगा कि हाँ मैंने देखा था उसको मारते हुए, वो जो स्टेटमेंट है उसको बोला जाएगा एविडेंस। क्यों? क्योंकि वो हो रही है कोर्ट के सामने। तो आपको एक पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो गई है कि एविडेंस का मीनिंग क्या होता है। 2E में डिफाइंड है, वेरी, यहाँ पे लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। क्या पूछा जाएगा? कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, एज इट इज वर्डिंग लिखी होगी इसकी, और बोलेगा बताइए ओरल एविडेंस है या नहीं है। तो ओरल एविडेंस बस ये याद रख लेना, कोर्ट परमिट कर रहा है, रिक्वायर कर रहा है कि उसके सामने विटनेस वो गवाही दे, दैट इज ओरल एविडेंस। ठीक है, लिखिए इसमें थोड़ा सा, लिखने वाले पार्ट में लिख लीजिए, हेडिंग कर लेना इसमें। एक, हाँ जी, हाँ वो भी पढ़ेंगे, इंटरेस्टेड विटनेस, ये वो काइंड्स ऑफ विटनेस में पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक जैसे अब हमने ये पढ़ लिया ना कि अभी जर्नल पढ़ा, कि ये मतलब पढ़ा कि एविडेंस का होता क्या है, और 2E में डेफिनेशन दिया हुआ है। फिर हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ विटनेस की, सॉरी, काइंड्स ऑफ एविडेंस, कितनी तरह के एविडेंसेस होते हैं हमारे पास। फिर उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। एप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? एप्रिसिएशन देखिए, आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि अभी तो ये चल रही है, जो एक प्रोसीडिंग्स है कोर्ट में, एज अ रूटीन चली जा रही है। जज ने इन डिटेल कब जाना है, जज कब अपना माइंड वहां पे डिटेल में यूज करेगा? जब उसको जजमेंट लिखनी है। नहीं, जब जजमेंट लिखनी है, देखो कॉग्निजेंस के टाइम पे विटनेसेस को तो नहीं उसने एग्जामिन किया कुछ ऐसा, बट जब उसको जजमेंट लिखनी है, जितने भी एविडेंस उसके पास आए हैं, अब उसको वो डिटेल में क्या करेगा, एप्रिसिएशन करेगा, यानी कि परयूज करेगा, देखेगा उस चीज को। अब अगर उसके पास सपोज कीजिए डिटेल में जब एप्रिसिएशन कर रहा है वो, आप भी जब कल को एप्रिसिएशन करोगे, जजमेंट लिखवाते हुए एप्रिसिएशन होती है, लास्ट स्टेज है, लेटर ऑन इसको हम करेंगे जब एविडेंस क्लोज करने लगेंगे। ये सपोज आपके पास सारे एविडेंसेस आए हुए हैं, इसमें से सिर्फ इतने से एविडेंसेस होंगे जो रेलेवेंट होंगे। ये जितने भी एविडेंसेस हैं वो रेलेवेंट ही नहीं होंगे। रेलेवेंट मतलब उससे गिल्ट नहीं प्रूव हो रही होगी। जो मेन एविडेंस होगा ना, जिस पे जो आपने अपना डिसीजन देना है, सपोज आपको कन्विक्शन करनी है, तो आप वो वाले एविडेंसेस देखोगे ना जो उसकी गिल्ट के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो इतने बड़े एविडेंसेस में से आपको इतने से एविडेंसेस क्या अलग करने पड़ेंगे।
इतने से एविडेंसेस अलग करने का मतलब है आप सबको अप्रिशिएट कर रहे हो, सभी एविडेंसेस को आप अप्रिसिएशन करोगे और इसमें से क्या करोगे, चूज करोगे जो उसकी गिल्ट को प्रूव कर रहा है। इसको कहते हैं शिफ्टिंग अ चाफ फ्रॉम दी ग्रेन। यानी कि ग्रेन से वो, आपने देखा ना ग्रेन के बाहर वो अलग से वो होता है छिलका सा उसका, उसको अलग करना। अब आपको यहाँ से उसमें से ग्रेन निकालना है तो अलग करना पड़ेगा। ये एक मैगजीन भी है हमारे पास, वो पढ़ेंगे डिटेल में। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ, पूरे एविडेंस में हमने 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है मीनिंग एविडेंस का, दूसरा हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एविडेंस, तीसरा हम पढ़ेंगे एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो जब इसको स्टार्ट करेंगे फिर इसके डिटेल में जाएंगे। हम्म, हाँ, बट उसकी वैल्यू रहती है, वो होता है, उसको भी करेंगे अभी। हाँ जी, मैजिस्ट्रेट के सामने ही हुआ ना वो। इसमें लिखिए, हेडिंग कर लेना, एविडेंस। एविडेंस अंडर सेक्शन 2 ई ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एविडेंस अंडर सेक्शन 2 ई ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें लिखिए टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हम ये टॉपिक्स इसमें करेंगे। पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एविडेंस। सेकंड हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एविडेंस। थर्ड हम पढ़ेंगे एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वाला, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, उसमें जब सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस वगैरह हम पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें लिखना मीनिंग ऑफ एविडेंस। सेक्शन 2E defines what evidence includes according to section 2E. Evidence includes following. फर्स्ट लिखना ओरल एविडेंस, that is evidence recorded before court. Evidence recorded before court, ब्रैकेट्स में लिख लेना स्टेटमेंट्स of witnesses, statements of witnesses either in person or electronically. इसके ओरल एविडेंस में लिख लेना ऑलवेज बिफोर कोर्ट। सेकंड लिखना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, that is any document produced before court, any document produced before court
for the inspection of that court, नहीं, for the infection, sorry, inspection by that court, by that court, नोट में लिखना, the definition provided by the भारतीय साक्ष्य अधिनियम, the definition of evidence provided by the भारतीय साक्ष्य अधिनियम is comprehensive and exhaustive, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एग्जॉस्टिव। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखना, ये मैंने शॉर्ट में लिखवा दिया, अब इस क्वेश्चन में हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, स्कोप ऑफ द टर्म एविडेंस एज यूज्ड इन सेक्शन 2E ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। वहाँ तो ऊपर मीनिंग लिखा ना हमने सिर्फ, अभी हम डिटेल में इसका स्कोप लिख रहे हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो एविडेंस टर्म यूज़ किया है इसका स्कोप क्या है, क्या इसमें इंक्लूड होगा या क्या नहीं यूज़ होगा। और सेकंड लिखना, मीनिंग ऑफ एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ एडिशनल प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 319 CRPC ऑब्लिक 358 ऑफ BNSS। बस इस चीज़ का याद रखना, यहाँ पे हम 319 और 358 को नहीं डिस्कस करेंगे, मतलब डिटेल में मैं नहीं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, वो तो BNSS का क्वेश्चन है ना, तो BNS के टॉपिक को वहीं पे हम डिस्कस करेंगे जब 319 पढ़ेंगे। तो अभी तो हम सिर्फ उसका स्कोप देखेंगे कि उस पर्पस के लिए एविडेंस में क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो 319 या 358 जब हम CRPC पढ़ेंगे उस समय हम उसको कवर करेंगे। इसमें लिखिए, आंसर में लिखना, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 2 बारी तो मैंने ही अटेम्प्ट किया हुआ है पेपर में, जितनी बारी भी मैंने मेंस लिखा है उसमें से 2 बारी मैंने ये अटेम्प्ट किया हुआ है, क्योंकि है ही बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरव्यू में भी पूछा गया, आपको वो भी बता दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन अ लैंडमार्क केस ऑफ हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इन अ लैंडमार्क केस ऑफ हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। चेक कर लेना, शायद 2014 का केस है ना, 2014 सुप्रीम कोर्ट, 14 होगा हाँ, 2014 सुप्रीम कोर्ट। इसमें लिखना 19 नहीं है, 14 है ये, ठीक है। इसमें लिखिए, हेल्ड में लिखना, ऑनरेबल, हेल्ड में मत लिखिए, ऐसे डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि हेल्ड वाला पोर्शन नहीं, पहले तो हम ये लिख रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ रेफर्ड टू द अर्लियर डिसीजंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड discussed the interpretation
ऑफ द टर्म एविडेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म एविडेंस एज यूज्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। उस समय तो इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता है ना, तो उसमें जो एविडेंस की डेफिनेशन है उसकी इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया। इशू ऐसे लिखना, इशू बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने इस वाले केस में इशू क्या था वो लिख रहे हैं हम। इशू था वेदर द वर्ड, वेदर द वर्ड एविडेंस यूज्ड इन सेक्शन 319 CRPC, ब्रैकेट्स में लिख लेना नाउ, सेक्शन 358 BNSS has been used in a has been used in a comprehensive sense and includes the evidence collected during investigation, evidence collect includes the evidence collected during investigation, or the word evidence is limited to the evidence recorded during trial। ये इशू था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, तो आप होते तो क्या डिसाइड करते? अब तो कर ही दोगे, बताइए। ड्यूरिंग ट्रायल ही होगा ना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वाले तो एविडेंस माने नहीं जाते हैं, है ना। इसके ना साइड पे लिख लेना, फॉर डिटेल्स ऑफ सेक्शन 358 BNSS रेफर BNSS नोट्स। भले ही अभी वहाँ पे हम नहीं पहुँचे इस टॉपिक पे, बट लिख के रख लो, जब पहुँचेंगे तब तो आप लिख लोगे ना। जब भी आप करोगे ये टॉपिक तब वहाँ पे डिटेल में हम लिखेंगे कि 358 या 319 ऑफ CRPC है क्या, ठीक है। अभी सिर्फ हम एविडेंस को यहाँ पे डील कर रहे हैं, इसमें लिखें द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ एग्जामिन्ड द मीनिंग ऑफ द वर्ड एविडेंस as given under Indian Evidence Act, as given under Indian Evidence Act, and held the definition of evidence given under section 3 Indian Evidence Act, ब्रैकेट्स में लिख लेना नाउ, सेक्शन 2E ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम is an exhaustive definition, exhaustive definition। देखिए, ध्यान से समझना इस चीज़ को, आप ही आंसर कीजिए। आप बताइए कि क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, क्या ये एग्जॉस्टिव है? दिस अधिनियम एग्जॉस्टिव है क्या? नहीं है ना।
हम लिमिटेशन ऑन दी अदर साइड पढ़ रहे हैं, हमने ये डिफरेंस तो पढ़ा ना कि लिमिटेशन तो एग्जॉस्टिव है, बट भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज नॉट एग्जॉस्टिव। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट कंटेनिंग ऑल दी एविडेंसेस, हर तरह के एविडेंसेस को ये नहीं वो कर रहा है। बट अभी हम अधिनियम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि दिस डेफिनेशन जो उसने यहाँ पे प्रोवाइड की है, डेफिनेशन ऑफ एविडेंस दैट इज एग्जॉस्टिव, इट इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इसके अलावा कुछ एविडेंस नहीं होता। ठीक है, ये लिखा है हमने, हमने नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दिस डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव whenever whenever the words means and includes are used, it is an indication, it is an indication of the fact that the definition is a hard and fast definition and no other meaning, no other meaning can be assigned to the expression। देखिए, जब आपको इंटरप्रिटेशन करनी होती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, लिख लेना पहले, यहाँ देख लीजिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है जब हम ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, आप देखो डेफिनेशन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स। तो वो कह रहा है कि एविडेंस का मतलब ये है और इसमें ये इंक्लूडेड है, दिस इज एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। अगर यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा होता ना कि एविडेंस इंक्लूड्स दिस, तब ये एग्जॉस्टिव नहीं होती, तब ये एग्जॉस्टिव नहीं होती ना, क्योंकि फिर तो इंक्लूसिव डेफिनेशन दे रहा है आपको। अभी साथ में आपको इसने ये भी लिख दिया एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स, तो ये जो एक्सप्रेशन है मींस एंड इंक्लूड्स, इससे हमें समझ आ रहा है कि दिस डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव। इसके अलावा हम एविडेंस को कोई और मीनिंग दे नहीं सकते हैं। और अगर इसके मीनिंग में देखोगे तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है बिफोर इट, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह उसके सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो बिफोर इट जब आ रहा है, इट मीन्स कि ड्यूरिंग ट्रायल वाले ही कवर होने चाहिए। आगे लिखिए। केस लॉ, जब आपसे मीनिंग ऑफ एविडेंस भी पूछ लिया गया ना, जो हम ये कह रहे हैं कि एडिशनल प्रोसिक्यूशन के लिए एविडेंस क्या होगा, वो सिर्फ एडिशनल प्रोसिक्यूशन के लिए नहीं है एविडेंस, वो तो सभी चीज़ों के लिए एविडेंस है ना। एविडेंस में तो एविडेंस की डेफिनेशन एक ही है। तो कभी भी आपसे पूछ लिया मीनिंग ऑफ एविडेंस, तो सिर्फ वो दो चीज़ें तो नहीं लिख के काम चलेगा कि ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आपको अपनी, और भले ही आप साथ में ये भी लिख दो कि हाँ जो हमने इन्वेस्टिगेशन में रिकॉर्ड किया दैट इज़ नॉट एविडेंस, जो बिफोर कोर्ट हो रहा है वही एविडेंस है, उससे भी बात नहीं बनेगी। मार्क्स अगर ज़्यादा चाहिए तो अपनी बात को आपके कहने से नहीं होगा, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ टाइम्स उस चीज़ को अपहेल्ड कर रहे हैं वो चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ जस्टिफाई किया जा सकता है केसेस से। अगर आप बिना केसेस के लिख रहे हो गलत नहीं होगा, 10 में से 5 नंबर मिलेंगे। 10 में से 7.5 या 7 नंबर चाहिए, तो विद दी हेल्प ऑफ केसेस अपनी बात को जस्टिफाई करके आना। कल को जब आप जजमेंट्स लिखोगे तो ये थोड़ा ना कि आपने सिर्फ अपनी रीजनिंग लिख दिया, ओपिनियन लिख दिया और दैट्स इट। अपनी ओपिनियन को, रीजनिंग को जस्टिफाई भी तो करना पड़ेगा। व्हाट इज द रीजनिंग, मतलब आपका इस इंटरप्रिटेशन के पीछे किस चीज पे आप रिलाय कर रहे हो। तो वी आर बाउंड बाय दी हायर कोर्ट्स अथॉरिटीज, तो हम उन पे ही रिलाय करते हैं। तो जब हम किसी चीज को डिसाइड कर रहे हैं तो हम अथॉरिटीज को रेफर किया करते हैं। तो यहाँ पे भी जब आप इस चीज को डिसाइड कर रहे हो कि व्हाट एविडेंस इंक्लूड्स, तो जो अथॉरिटीज ने इंटरप्रिटेशन किया हुआ है वो आपको लिखना पड़ेगा। सेकंड केस लिखिए। अगेन लैंडमार्क, कल्याण कुमार गगोई वर्सेस आशुतोष
अग्निहोत्री। 2011 सुप्रीम कोर्ट। कल्याण कुमार गगोई वर्सेस आशुतोष अग्निहोत्री। इसमें लिखिए द स्कोप ऑफ द टर्म एविडेंस, scope of the term evidence has been discussed by the Honorable Supreme Court, whereby it was held that it was held that the word evidence, the word evidence as is used in, नहीं as मत लिखिए, the word evidence is used in common parlance, in common parlance under section 3 इंडियन एविडेंस एक्ट ब्रैकेट्स में लिख लेना नाउ, सेक्शन 2E ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। द वर्ड एविडेंस इज यूज्ड इन कॉमन पैरेलेंस अंडर दिस सेक्शन इन डिफरेंट सेंसेस, दैट इज, वो कह रहा है एविडेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ओरल और वहां पे डॉक्यूमेंट्री लिख दिया तो उसके अलावा उसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही है। दैट इज फर्स्ट एज इक्विवेलेंट, एज इक्विवेलेंट टू रेलेवेंट, as equivalent to relevant. Second, as equivalent to prove. Third, as equivalent to the material on the basis of which, to the material on the basis of which courts come to a conclusion about existence or non-existence, existence and non-existence of disputed facts। ये कह रहा है कि एविडेंस को अलग अलग सेंस में यूज किया है। आप सिर्फ इसको रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए ओरल और डॉक्यूमेंट्री। अगर आप किसी भी रेलेवेंट चीज के लिए कोई चीज दे रहे हो वो भी एविडेंस है। रेलेवेंट हमने पढ़ा ना स्टार्टिंग में कि फैक्ट इन इशू मैटर इन इशू, या फिर रेलेवेंट फैक्ट्स के लिए एविडेंस दिया जा सकता है। आगे चल के हम इसका पूरा चैप्टर भी पढ़ेंगे सेक्शन 3 से लेके 50 तक। तो वो कह रहा है भले ही आपने रेलेवेंट चीज के लिए दिया है, भले ही आपने किसी चीज को प्रूव करने के लिए दिया है, या फिर किसी चीज की एग्जिस्टेंस, जो चीज डिस्प्यूट में है, जो फैक्ट डिस्प्यूट में है, उसकी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के लिए कोई भी चीज अगर आप कोर्ट में दे रहे हो दैट इज एविडेंस। इसको फर्दर एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसमें लिखिए दो, इन सेक्शन 3 one finds only oral and documentary evidence कह रहे हैं सेक्शन 3
3 किसका? इंडियन एविडेंस एक्ट लिख लेना। पुरानी जजमेंट है ना, तो इसमें जो सेक्शन लिखेगा वो इंडियन एविडेंस एक्ट के ही लिखेगा। तो इन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वन फाइंड्स, यानी कि हमें दो तरह के एविडेंस मिलते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 2E के अकॉर्डिंगली भी, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बट दिस वर्ड इज ऑल्सो used in phrases such as such as best evidence, circumstantial evidence, corroborative evidence, direct evidence, डायरेक्ट ऑब्लिक इनडायरेक्ट कर लेना, इनडायरेक्ट एविडेंस, हियरसे एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, प्रिजम्पटिव एविडेंस, प्राइमरी ऑब्लिक सेकेंडरी एविडेंस, सब्सटेंटिव एविडेंस, एटसेट्रा। आपने इसमें से सभी वर्ड सुने नहीं होंगे, बट कुछ सुने होंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एविडेंस के लिए भले ही जब आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो उसमें दो ही टर्म्स यूज की गई है, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बट जब हम डिफरेंट फ्रेजेस पढ़ते हैं किसके? एविडेंस लॉ के, जब आगे आप पढ़ोगे तो आगे जब जितने भी सेक्शंस हमें दिए हैं वहां पे आपको ये टर्म्स मिल जाएगी, और ये जो टर्म्स मिल रही है ये क्या है? ये पार्ट ऑफ द एविडेंस है। तो इम्प्लाइडली भले ही वहां पे नहीं लिखा, बट एविडेंस इंक्लूड्स दीज ऑल्सो एटसेट्रा लिख दिया, इसके अलावा भी लिस्ट है। अब सब आपको भी आपने देखो ना, ये तो सब्सटेंटिव एविडेंस आपने पहले करते हुए समझा हुआ है, भले ही हम सीआरपीसी बीएनएस में करते हुए हमने पढ़ा होगा ये, या कन्फेशन करते हुए सीआरपीसी में हमने पढ़ा है। बीएनएसएस जब हम पढ़ रहे थे कन्फेशन को, हमने बोला ना कि इट इज अ सब्सटेंटिव और नॉट, एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो वो भी तो एविडेंस की ही बात हो रही है ना वहाँ पे। तो कह रहे भले ही वहाँ पे टर्म ये नहीं यूज किया, बट ये भी एक काइंड ऑफ एविडेंस होता है, बस कंडीशन इतनी है कि वो कोर्ट के सामने होनी चाहिए, ठीक है। फिर प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस, हम एविडेंस लॉ ही आगे पढ़ेंगे, स्पेसिफिक सेक्शंस दिए हुए हैं कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। तो ये सभी जो टर्म्स हम यहाँ पे हियर से हो गया, डॉक्यूमेंट्री, ओरल, कॉरोबरेटिव, सर्कमस्टांशियल, ये डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, आगे चल के इसका यूज होगा। भले ही स्पेसिफिकली सेक्शन 2E ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इनको इंक्लूड नहीं किया हुआ है, बट इट इज इम्प्लाइड बिकॉज ऑफ डिफरेंट फ्रेजेस यूज्ड अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कि ये एविडेंसेस भी क्या है? पार्ट ऑफ द एविडेंस है। तो एविडेंस का मतलब क्या हुआ अभी तक जो हमें समझ आ रहा है? ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही एविडेंस नहीं है जो सेक्शन 2E में दिया हुआ है, और भी जितने एविडेंसेस जो डिफरेंट फ्रेजेस यहाँ पे यूज किए हुए हैं वो सब भी क्या होंगे? एविडेंस होंगे। बस इतनी सी कंडीशन है, बिफोर कोर्ट होना चाहिए, बिफोर कोर्ट नहीं है तो वो एविडेंस नहीं होगा। नेक्स्ट लिखिए इसमें, केस लॉ। राम स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2004, सुप्रीम कोर्ट, लैंडमार्क है इसके ऊपर ये।
एविडेंस लॉ में हम बहुत सारे केसेस नहीं करेंगे, बट जो ये स्टार्टिंग के टॉपिक हम कर रहे हैं ना, इनको बिना केसेस के आप जस्टिफाई भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिना केसेस के लिखना है तो लिख दो, वहाँ पे मार्क्स नहीं बहुत मिल पाएंगे, 5 या 4, 4.5 इतने मार्क्स मिलेंगे आपको। ये जस्टिफाई केसेस से ही हो रहे हैं, आपके पास मटेरियल, नाम ही तो याद रखने हैं ना, और जज बनना है, ज़्यादा मार्क्स लेने हैं तो नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें लिखिए हेल्ड, डायरेक्टली हेल्ड लिख रहे हैं हम इसमें, दैट स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 CRPC, इन टोटल ना हमारे पास एविडेंस, मतलब इसमें 100 केसेस हो जाएंगे, इसे ज़्यादा नहीं करने दूंगा, ठीक है। तो 100 तो याद रखे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 500 1000 लिखवा दूंगा आपको, 100 भी नहीं याद रहेंगे। हम सिर्फ 100 करेंगे, उसको टिप्स पे करना है, फिर उसमें से कुछ आ गया वो हम नहीं छोड़ के जा सकते बिल्कुल भी। दैट स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 CRPC, ब्रैकेट्स में कर लेना नाउ, सेक्शन 180 BNSS, ये कब रिकॉर्ड की जाती है स्टेटमेंट्स? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आर नॉट एविडेंस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट एविडेंस, सच स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड एट द ट्रायल ओनली फॉर कॉन्ट्राडिक्शन एटसेट्रा एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 162 CRPC। अभी क्या है वो, नाउ सेक्शन 181 BNSS, इसके अलावा कोई यूज़ नहीं है। एज पर प्रोविजन इतना, when such witness is examined in the court। तो जो सिर्फ ये कह रहा है कि उसकी एविडेंशियल वैल्यू वहीं दिया हुआ है, ये एविडेंस नहीं होगा। जिन्होंने वो पढ़ा हुआ है सेक्शन उनको थोड़ा ज़्यादा समझ आ रहा होगा, नहीं पढ़ा हुआ तो कोई नहीं, अभी आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए, जब ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होता है, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस कुछ रिकॉर्ड कर रही है वो तो एविडेंस होता ही नहीं है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो एविडेंस नहीं है, उसकी सिर्फ इतनी सी वैल्यू है कि उसको कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज करेंगे। वो भी कैसे? एज पर दी प्रोविजंस ऑफ BNSS 162 की जो प्रोविजन है, जो एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है वहां पे, उससे अलावा हम उसका यूज नहीं कर सकते, एंड दैट इज नॉट एविडेंस। नेक्स्ट लिखिए, केस लॉ, लास्ट है बस। केस लॉ, लोक राम वर्सेस निहाल सिंह, 2006 सुप्रीम कोर्ट। लोकराम वर्सेस निहाल सिंह 2006 सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी हेल्ड लिखिए, बस इसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे इसको। हेल्ड दैट वेयर अ पर्सन even though had initially be named in FIR, be named in FIR as an accused but not charge sheeted, charge sheeted can also
be added as an accused to face the trial, but देखिए, समझ आ रहा है क्या लिखे है? आप पहले मैं आगे लिखवा दूंगा तो आपको आंसर ही पता लग गया ना। एक एफआईआर लिखी जाती है, किसके अगेंस्ट? ए और बी के अगेंस्ट और सी के अगेंस्ट, तीन लोग हैं एफआईआर में। जब एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस क्या करती है? उसमें से ए को बाहर निकाल देती है। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस मिलता नहीं है, सफिशिएंट एविडेंसेस ही नहीं है। तो पुलिस ने ए को बाहर निकाल दिया। अब चार्जशीट पेश की जा रही है किसके अगेंस्ट? बी और सी के अगेंस्ट। आप एज अ मजिस्ट्रेट जब ट्रायल चल रहा है, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने उसके अगेंस्ट, जैसे एफआईआर में लिखा था कि ए की इन्वॉल्वमेंट है, उसमें नाम वगैरह लिखे गए, क्या आप उस बेसिस पे उसको ए को वापस एडिशनल प्रोसिक्यूशन उसकी कर सकते हो? नहीं नहीं, उस मैं तो कह रहा हूँ उस एफआईआर के बेसिस पे, उस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे जो भी उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड किया गया है, क्या उस बेसिस पे एडिशनल प्रोसिक्यूशन की जा सकती है उसकी? उस बेसिस पे तो नहीं हो सकती ना, तो वही हम लिख रहे हैं आगे। इसमें लिखिए, बट द ट्रायल, एडिशनल प्रोसिक्यूशन कर सकता है बट वो पुराने उस पे नहीं, क्योंकि वो तो एविडेंस ही नहीं है। बट द ट्रायल कोर्ट कैन टेक सच स्टेप्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, evidence adduced on the basis of evidence adduced before it, and not on the basis of material available material available in the charge sheet or the case diary। तो नॉट इन दी, वो कर तो सकता है बट ट्रायल कोर्ट कैन नॉट टेक सच स्टेप्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एड्यूस्ड बिफोर इट, इस पे तो करेगा बट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन द चार्जशीट और केस डायरी। क्यों? क्योंकि वो तो एविडेंस ही नहीं है ना। इसमें आगे लिखिए, रीजन, रीजन बिकॉज सच materials contained such materials contained in the charge sheet, such material contained in the charge sheet or the case diary, charge sheet or case diary do not constitute evidence। ये कौन कह रहा है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जो आप कह रहे हो केस डायरी वाला, नहीं, आप क्या कह रहे हो? कॉग्निजेंस की स्टेज पे वो एडिशनल प्रोसिक्यूशन नहीं है, वो तो कॉग्निजेंस ले रहा है वहाँ पे। ठीक है, वो कॉग्निजेंस हुआ, वो एडिशनल प्रोसिक्यूशन नहीं है। इसमें लिखिए, कंक्लूजन, क्योंकि एडिशनल प्रोसिक्यूशन की जाती है सेक्शन 319 उसके अकॉर्डिंगली, और वहाँ पे एविडेंस बिफोर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि इस एविडेंस की बात हो रही है। दी कोर्ट, अब ये आपको ये भी पता लग गया एविडेंस क्या होता है और एडिशनल प्रोसिक्यूशन कब की जा सकती है। द कोर्ट कैन ऐड अ न्यू एक्यूज्ड ओनली on the basis of the evidence, only on the basis of the evidence adduced before it, evidence adduced before it, and not on the
basis of material available in the charge sheet or in the case diary. नाउ इसमें लिखना any material any material that had been received by the court after cognizance is taken and before trial commences can be utilized commences can be utilized only for corroboration and to support the evidence recorded by the court to invoke power under section 358 BNS BNSS, ठीक है, BNSS ब्रैकेट्स में लिख लेना 319 CRPC. The term evidence is thus limited to the evidence recorded during trial. Evidence recorded during trial. तो अगर वो एविडेंस ड्यूरिंग ट्रायल नहीं है तो फिर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें भी डिटेल में जाना पड़ेगा. मंडे की क्लास में हम उसको कंटिन्यू करेंगे. काइंड्स ऑफ एविडेंस. एविडेंस का मीनिंग आपको समझ आ गया है. हालांकि अभी जब हम वो अग्निहोत्री वाला केस कर रहे थे ऊपर, उसमें हमने पढ़ा कि ये भी एविडेंस होते हैं बिकॉज डिफरेंट फ्रेजेस आर यूज्ड. तो वो सभी काइंड्स को हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक एक को समझेंगे ताकि जब वो फ्रेजेस आगे चल के हमारे पास आएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ की बात हो रही है. उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सरकमस्टांशियल एविडेंस. आप पिछले पेपर उठा के देख लेना, नंबर ऑफ टाइम सरकमस्टांशियल एविडेंसेस पूछे हुए हैं. उसको भी मुझे विद द हेल्प ऑफ केसेस आपको लिखवाना पड़ेगा. 4-5 केस उसमें भी आपको याद रखने पड़ेंगे. बाकी तो अब देखो हमने फैक्ट्स किया. इससे पहले मैंने एक भी केस नहीं लिखवाया आपको क्योंकि जहाँ पे नहीं रिक्वायरमेंट है वहाँ नहीं लिखेंगे. बट जो पेपर में आने के हाई चांसेस हैं तो वो तो आपके पास रेडीमेड फॉर्म में आंसर होना चाहिए. बाकी की क्लास को मंडे को कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए रिवाइज कर लेना. अभी मिलते हैं हम 3:30 पे विद लिमिटेशन.